हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 0 से 2, क्वेश्चन नंबर 583 यहाँ पर दिया है। x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। 0 से 2 लिमिट है, x की लिमिट है 0 से 2 और x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो ये जो dx दे रखा है ना, तो x की लिमिट 0 से 2 है। ठीक है, x की वैल्यू हम सिर्फ 0 से 2 के बीच की ही ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। जब अगर ये सिंपल होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन करना होता और 0 से 2 लिमिट दे रखी होती, तो 0 से 1, 1 से 2 में ही हम ब्रेक कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, उसी को ही तोड़ते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब आपको पता चल जाएगा 4 तक क्यों गए हम। ठीक है, तो 0 से 1, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच की है, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच की है, तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच की होगी। और फंक्शन तो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। उसके बाद जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच की है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से √2 हो जाएगी। रूट कर दो पूरे का, तो 1 से √2 हो जाएगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो आंसर 1 आएगा, फंक्शन की वैल्यू 1। इसी तरीके से जब 2 से 3 हम करेंगे, तो एक्स की वैल्यू √2 से √3 तक जाएगी और एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 जा रही है, तो एक्स की वैल्यू √3 से 2 जाएगी। अंडर रूट कर दो इसका पूरे का, तो √3 से 2 तक जाएगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में 3 हो जाएगा। तो बस हमें 2 तक ही जाना था, एक्स की वैल्यू जब तक 2 आ जाती है तब तक जाना है, उसके बाद हमें चलना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी लिमिट्स हो जाएंगी। तो जब हम 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 0 है। ये है हमारा फंक्शन, तो यहाँ 0। फिर 1 से √2 सेकेंड लिमिट, फिर √2 से √3, फिर √3 से 2। तो ये हमारी सारी लिमिट आ गई, √3 से 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से √2 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो आंसर 1। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो छोटे वाली वैल्यू होती है, 1 आएगा। जब √2 से √3 लिमिट जा रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 होगी, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। √3 से √2 जब हम लिमिट करते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, बस अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन, इसका तो 0 ही होगा। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखोगे 1 से √2, √2 - 1। इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 - √3 - √2 आएगा, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, ना तो 4 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, तो आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin x cos x अपॉन 1 + sin x की पावर 4। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर sin स्क्वायर x को तो हमने t मान लिया। ठीक है, sin स्क्वायर x को हमने t मान लिया, 2 sin x dx हो गया। तो 2 sin x dx मत करो कन्वर्ट, या कर लो मर्जी अपनी, तो ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 sin x cos x dx को हमने dt लिख दिया, तो ये dt हो गया 1 + t²। dt अपॉन 1 + t² का इंटीग्रेशन tan 1t होता है, 1/2 बाहर चल ही रहा था। tan 1t, t किसको माना था, sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा t की जगह पे sin स्क्वायर x रख दिया, tan 1 sin स्क्वायर x अपॉन 2 + c इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है tan 1 √x। अगर ये √x ना होता तब तो सिंपल x लिखा हुआ होता, तब तो एकदम कर देते, बट यहाँ पर क्या है, tan 1 √x, तो हम क्या करेंगे, √x को ही t मान लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, √x को ही t मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर √x को t मान लिया, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x dx बराबर dt। इस √x को फिर t रख दिया, क्योंकि हमें इसमें यहाँ अलग से तो √x है नहीं, कहीं पे dx अपॉन √x तो इसमें नहीं दिख रहा ना, तो हमने √x को t लिख दिया। तो dx अपॉन 2t dt, या फिर dx की वैल्यू 2t dt, तो यहाँ पे रख देंगे 2t dt। ठीक है, ये रख दिया 2t dt, और tan 1 t, ये आ गया tan 1 t, ये 2 हमने बाहर ले लिया, t tan 1 t। अब वही आइलेट लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन तो एल्जेब्रा वाला होगा, सॉरी आइलेट में क्या होता है, ILATE, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिखा हुआ है, तो ये हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा। ए हमारा एल्जेब्रा है, वो दूसरे बाद में आ रहा है आई के, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन tan 1 t एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 dt।
ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया 1/2। ये टी स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ऊपर टी स्क्वायर है 1 + 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अलग कर दिया, -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, तो ये तो आ गया ये 1/2, इस 2 से ये 2, यहाँ पे 2 छूट गया, ये अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, देखो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 हमने इसलिए हटा दिया, तो ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी आया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 हो गया, तो 1 dt माइनस माइनस प्लस हो गए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये तो आएगा t, ये आएगा tan इनवर्स टी। तो वही हमने लिखा t की वैल्यू क्या है √x, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा x, इसकी जगह √x, इसकी जगह √x, इसकी जगह √x हमने रख दिया, और फिर इसमें से और इसमें से tan इनवर्स √x कॉमन आ रहा था, तो x + 1 माइनस √x आ गया इसका आंसर। x + 1 tan इनवर्स √x माइनस √x आ रहा है, तो ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स, एक तो y = x² है, एक gx = x³ है, तो दोनों ही हमें कर्व दे रखे हैं, दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो कल भी एक क्वेश्चन हमने किया था, अब या तो आपको इसका ग्राफ पता हो तब आप थोड़ा बहुत देख पाओगे, नहीं पता है तो आप ऐसे कम चला सकते हो उसमें, कि एक तो ये दिया है, उसने fx लिख रखा था, मैंने y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ gx लिखा हुआ था, मैंने y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक कर्व है, एक कर्व है, तो y = x² तो मुझे पता है ऐसे जाएगा, जो y = x³ है वो कुछ कट रहा होगा, जैसे भी जा रहा होगा, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, शायद ऐसे जाता है जैसे भी जा रहा होगा, तो मतलब इसी तरीके से कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे, एक ग्राफ ये होगा, दूसरा ये होगा। ठीक है, बस ये है कि कौन सा ऊपर से जा रहा होगा, कौन सा नीचे से, मे बी ऐसे हो रहा हो कि y = x² जा रहा है और ये कर्व कुछ ऐसे जा रहा हो, ऐसे कट करके, तो उनके बीच का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, y की जगह यहाँ पर x³ रख दिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, यहाँ पर x³ रखा, तो x³ = x², x³ माइनस x² = 0, यहाँ से x² कॉमन लिया, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 और 0 आई, x की वैल्यू 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा, मतलब इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 है और 1 1 है। तो मान लो यहाँ पर 1 1 पॉइंट है, तो हमने ऐसे कर दिया डैश, तो ये हमारा हो गया 1 0, है ना। तो ये वाला हमने मान लिया dx की स्ट्रिप हमने यहाँ पे डाल दी, तो क्या हुआ, dx की स्ट्रिप डालिए तो लिमिट भी x की जाएगी, 0 से 1 लिमिट चली गई, ये हमारी लिमिट हो गई x 0 से 1 x की। अब x³ माइनस x² लिख दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है ग्राफ, तो x³ माइनस x², इसका इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 1 लिमिट अप्लाई कर दी, तो 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/12। इसका मतलब है एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, एरिया अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो आंसर तो 1/12 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, आंसर 1/12 ही आना है। ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ले लो, बस ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि x² माइनस x³ करना चाहिए था, मतलब जो y = x² है वो ऐसे जाएगा और x³ वाला नीचे से जाएगा ग्राफ, और तब ऐसे कुछ कट रहा होगा, तो उनके बीच का एरिया हमें निकालना था। तो एक कर्व में से दूसरा कर्व माइनस कर दो और इंटरसेक्शन से हमें लिमिट पता चल जाती है। ठीक है, तो एक बार आप देख भी लेना y = x³ का ग्राफ कैसे जाता है, इंटरनेट पे सर्च करोगे पता चल जाएगा, मैंने उतना करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे विचारे। ठीक है, तो आंसर क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, तो हम पॉजिटिव 1/12 लिख देंगे, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। वरना इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली आपको ग्राफ सारे पता होने चाहिए, तभी आप बना सकते हो। हर टाइप के कर्व y = x², पैराबोला वगैरह तो हमें याद रहते हैं, y = x³ नहीं याद है, तो सारी चीज़ें थोड़ी ना याद रहती हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत ऐसे आप करके क्वेश्चन को कर सकते हो। देखा जाए 587, तो इसमें भी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन x एक्सिस, तो हमें पता है कि x एक्सिस तो हमारी ये हो जाएगी, और ये जो है इसका ग्राफ तो मेरे को नहीं पता ना, x³ माइनस x² माइनस 2x, ये कैसे जाएगा। अब इसका जो भी कर्व होगा ऐसे करके कुछ ना कुछ ऊपर से ही जा रहा होगा, है ना, तभी तो उसने x एक्सिस और इसके बीच का एरिया कहा है। ठीक है, और -1 से 2 के बीच में x की वैल्यू -1 का होगी भाई, मतलब इधर होगी, x की वैल्यू -1 यहाँ है और x की वैल्यू 2 यहाँ है, ये वाली लाइन x = 2, तो जो मतलब ऐसे कहीं जैसे भी जा रहा होगा इसका ग्राफ, भाई पता नहीं कैसे बन रहा होगा, है ना। तो ये कर्व ऐसे जा रहा है और ये ऐसे करके हम स्ट्रिप डाल देते हैं, तो ये मेरा dx, अगर मैंने dx लिया है तो लिमिट में x की ही रखूँगी, तो x की लिमिट -1 से 2 के बीच का एरिया निकालना है। और अगर मैं ये वाला कर्व लेती हूँ, कर्व दे रखा है x³ माइनस x² माइनस 2x, ठीक है, तो ये जो मुझे कर्व दे रखा है, अगर मैं ये वाला कर्व यहाँ रख के इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो इस कर्व के नीचे वाला सारा एरिया मुझे मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात, तो मुझे एरिया ही निकालना है ना बस। तो कर्व वर्व इतना
मतलब बिना कर्व ड्रॉ करे भी कहीं कहीं पर काम चल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर बिना कर्व ड्रॉ करे काम चलेगा ही नहीं, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर 4/4 माइनस x³/3 माइनस x² -1 से 2। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें बिना ग्राफ बनाए काम चल पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16/4 4 माइनस 8/3 -4 माइनस यहाँ -1 रखोगे 1/4, यहाँ -1 रखोगे 1/3, यहाँ -1 रखोगे 1 ही आएगा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया -8/3 माइनस ये कितना आएगा 3 4 4 7/12 7/12 -1 तो -5/12 प्लस 5/12 आएगा ये। तो इसे 4 से गुणा कर दो, इसे भी 4 से गुणा कर दो, नीचे 12 12 हो गया 8 4 32 माइनस प्लस 5/12 कितना हुआ ये 27 27/12 3 9 27 3 चौक 12 9/4 नेगेटिव आएगा, बट हमें क्या रखना हो एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 9/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9/4 का हो या फिर 27/12, इसमें ऑप्शन में दे रखा है 27/12 ही, ठीक है। तो 27/12 ही इसमें आंसर दे रखा है, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। नेगेटिव दे रखा है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव का कोई चक्कर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 से 1 cos दिस dx, ठीक है। तो पहली बात तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने में हो जाएगी दिक्कत। तो पहले तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, √1 + 1 - x 1 + x। तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, तो पहले तो ये सॉल्व करते हैं, इसको चेंज करेंगे। तो 1 - x 1 + x, जब भी ये चीज़ दिखती है तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह हमने cos थीटा पुट कर दिया, ठीक है। तो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, इसको लिख देंगे 2 sin² θ/2, इसको 2 cos² θ/2, तो ये tan² θ/2 या फिर √ से बाहर तो tan θ/2 आ गया, tan θ/2। बट यहाँ क्या है, इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया सिर्फ इसको, तो ये आ रहा है मेरा tan θ/2। अब cot इनवर्स से तो cot कैंसिल होगा, तो tan θ/2 को क्या लिख सकते हो, cot 90 - θ/2 ऐसा लिख सकते हैं। बाहर इसके cot इनवर्स ये वाला चल रहा है, तो अब ये कैंसिल 90 - θ/2 और 2 ये है इंटू में, तो 2 के इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 180 - θ/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos 180 - थीटा, सॉरी θ/2 नहीं, ये 2 से इसके इंटू करोगे तो 180 - थीटा आएगा, ठीक है। cos π - थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा। ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पर पूरी एक वीडियो बना रखी है मैंने, 2 वीडियोज़ बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, जाके देख लेना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा -cos थीटा, मतलब हमें क्या करना है, -cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमें सिर्फ 0 से 1 के बीच में। तो देखो -cos थीटा का अगर इंटीग्रेशन करना है तो मतलब इस चीज़ की जो वैल्यू मैंने निकाल दी है वो तो आ गई मेरी -cos थीटा, ठीक है, वो तो आई मेरी -cos थीटा। तो जब मैंने इसको थीटा में कन्वर्ट कर दिया है तो dx भी तो थीटा में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। माना क्या था मैंने x = cos थीटा, तो dx क्या आ जाएगा यहाँ से -sin थीटा, तो इसको लिखा मैंने -cos थीटा -sin थीटा d थीटा, तो प्लस हो गया cos थीटा sin थीटा d थीटा। इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दी तो sin 2 θ/2 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से बच जाएंगे। अब सिंगल का तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। अब लिमिट, ये 0 से 1 लिमिट तो नहीं रहेंगी, ये तो x के लिए थी, dx हमें थीटा के लिए लिमिट निकालनी है। तो जब x की लोअर लिमिट रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, cos थीटा 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 90, ठीक है। और जब 1 रखोगे, x की जगह पे जब 1 रखोगे, अपर लिमिट यहाँ 1 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। π/2 से 0 में इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1/2 हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2 θ/2, ठीक, साइन का होता है -cos 2 θ/2, लिमिट π/2 से 0। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो 1/2 माइनस π/2 यहाँ रखोगे तो cos π की वैल्यू -1 आती है, तो -1/2, ये कितना हो गया 1, और 1 की इंटू -1/2 से करोगे तो -1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ए ऑप्शन आएगा -1/2। क्वेश्चन को मैं आपके लिए स्किप कर रही हूँ, इसे आप आराम से कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। देखो y = √x का मतलब तो y = x² है, तो वो तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। x = 2y + 3, एक बार x को 0 रखना, एक बार y को 0 रखना, 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे ही 2 पॉइंट्स मिलेंगे उनको जैसे ही आप मिलाओगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो वो कह रहा है एरिया इन दोनों से बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसी में ही बताना है एरिया, नीचे भी तो आ रहा है ये वाला नहीं, सिर्फ ऊपर वाला एरिया हमने बताना है, सिर्फ ऊपर वाला एरिया अगर हमने बताना है एंड x एक्सिस, ठीक है। तो इस कर्व, इस लाइन और x एक्सिस, तो ये वाला एरिया हमने बताना है। तो क्या करोगे, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 3, तो यहाँ पर या तो आप ऐसा कर दो, या तो यहाँ पर ब्रेक करो, या फिर ऐसा करना पड़ेगा, इसमें 0 से यहाँ पे
करोगे तो फिर ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी है, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके इसका भी एरिया निकाल करके आप कर सकते हो, ठीक है। इसे खुद ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 0 से 3 अगर लिमिट लेते हो, और ये वाला कर्व कौन है, ये तो हमारा y² है, यानी y = √x है, तो 0 से 3 √x dx करोगे तो सिर्फ इतना एरिया आएगा। फिर 3 से यहाँ तक जाना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट अगर y² = x, x = 2y + 3, तो x की वैल्यू रख देना 2y + 3, तो x की वैल्यू जैसे 2y + 3 रखोगे, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, x और y की वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। इतना एरिया तो मैंने बता दिया कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर जब मान लो हमें a मिल गया, x की वैल्यू a मिल गई, तो 3 से a जो भी मिलेगी, 3 के बाद जो भी ये वैल्यू मिलेगी, 3 से वो वाली लिमिट, ठीक है, 3 से x की उस वैल्यू तक जाएंगे, और ये ऊपर वाला कर्व करोगे √x, उसमें से लाइन वाला कर्व माइनस कर देना, ठीक है। 3 से उस पॉइंट तक जाएंगे x की उस वैल्यू तक, और इस कर्व में से √x में से y की वैल्यू, √x में से y की वैल्यू इसमें से निकाल के रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, x - 3/2 और dx, और इंटीग्रेशन कर देना, तो फिर ये अलग से ट्राइंगल का निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा, वरना आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई, 0 से 3, ठीक, 0 से 3 करोगे, y = √x, तो इतना एरिया आएगा। फिर जब मुझे ये वाली डिस्टेंस पता होगी, ये वाली डिस्टेंस पता होगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल लूँगी अलग से, वो मैंने निकाल लिया। फिर 3 से लेकर के यहाँ तक की जो भी है लिमिट, 3 से a लिमिट अगर मानते हैं, 3 से a इंटीग्रेशन √x dx, तो मेरे पास ये पूरा एरिया आएगा इतना। जब मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से मैं ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर दूंगी, फिर जो एरिया आएगा वो सिर्फ इतना आएगा, और इसको ऐड कर दूंगी, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि पैराबोला और लाइन वाले क्वेश्चन मैंने कई करा दिए, ठीक है। ये ग्राफ से ही होगा, बिना ग्राफ के होगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व AT² y = 280, तो ये पैराबोला के ही होते हैं, है ना, ये होता है पैराबोला का। बस ये किस में दे रखा है, t में, t की लिमिट 1 2 3 दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो 1 2 3 में, तो ये दे रखा है हमें पैराबोला की इक्वेशन, y को x = इतना, y = इतना दे रखा है। ये पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, AT² 280, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया पैराबोला है, t की लिमिट 1 से 3 जानी है, तो y² = 4ax। ये मैंने देखा कि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, x = 4ay भी रख सकते हो, तो y² = 4x रखा, y की वैल्यू 280 रखी, x की वैल्यू AT², मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो यानी ये वाला पैराबोला है ये। तो y² = 4x तो ऐसे ही बनता है हमेशा, और x = 1 से करना है, t = 1 से 3 तक इंटीग्रेशन करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर t की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू a मिलेगी, तो मतलब x की वैल्यू a, यहाँ से चलना है। और t की वैल्यू 3 रखोगे, यहाँ पर t की वैल्यू 3 रखोगे तो 9a मिलेगा, तो x की वैल्यू 9a तक जाना है। तो लिमिट मैंने x में कन्वर्ट कर दी, तो x की लिमिट a से जाएगी 9a तक, और ये वाला पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल करके रख देंगे। ये क्या था, y² = 4ax, √4ax आ जाएगा, तो √4ax, √4a का मतलब हो गया 2√a, वो तो कांस्टेंट है, √x का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 3/2 2/3, अब इसमें a2 9a लिमिट रख देंगे, एंड देन सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। 9a रखा -a, इसका मतलब हो गया 9 का रूट क्या होता है 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 a की पावर 3/2, 27 a की पावर 3/2 या फिर a√2, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2, बाहर ये चल रहा था, √a की इंटू इसमें कर दो, इसमें कर दो, ये हो जाएगा a², ये भी हो जाएगा हमारा a², ठीक है। 27 माइनस ये इतना हो जाएगा 26, सॉल्व करना है, 104a² 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 104a² 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, जैसे कि आज मैंने बढ़ा रखी है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको जो रेगुलर देख रहे होंगे वीडियो, उनको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, ठीक है। ये t में दे रखा था, तो मैंने इसको x में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन को किया है।